जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल कुमार और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का राहुल शिक्षा पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नवाली 1.1 जो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में है, इससे संबंधित हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके के साथ। तो हमने प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 को स्टार्ट करने से भी पहले हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित तमाम प्रकार के संख्याओं के बारे में और तमाम प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं ताकि आपको प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 को बनाने में सहूलियत मिले। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा प्रश्नवाली 1.1 के अंतर्गत जो पहला सवाल है वो ये सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम ये सीखा था कि यदि हमारे पास कोई भाज्य संख्या है तो उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छा से डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और क्वेश्चन 1 का 1 हम बनाएंगे। पहला लिखेंगे सॉल्व और पहला क्वेश्चन है हमारा 140। हम इसे बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसे ऐसे लिखेंगे 140 और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 ही लिखेंगे। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 0 है। और हमने ये सीखा था पिछले वीडियो में कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो 2 से कट जाएगी। तो हम 2 से काटेंगे, 2 7 14, यहाँ 0 लगा देंगे, 17 दूना 140 होता है। ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। और यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि 2 तिया 6, तो 7 में से 6 को हमने प्रयोग कर लिया तो 1 बचा हमारे पास। तो 1 अगर 0 के आगे इस प्रकार खड़ा हो जाएगा, ऐसा सोचना है। तो ये 0 नहीं, ये 10 दिखेगा अब हमें। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10। और आप लोग ऐसे भी जानते होंगे 35 दूना 70 होता है। ये 5 से जाएगा, 5 7 35 और ये 7 भैया खुद जाएंगे, 7 एकम 7। तो हमने 140 को खंडित इस प्रकार किया। 140 बराबर यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हम इसे ऐसे भी या करके लिख सकते हैं। 2 हमारे पास 2 बार आया है तो 2 का घात 2 हो जाएगा। 5 1 है तो 5 का घात 1 हो जाएगा। 7 1 बार है तो 7 का घात 1 हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया। बताइए कितना आसान है। अब हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का ये रोमन अंक 2 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा है 156। हम इसे भी सॉल्व इसी प्रकार से करेंगे और लिखेंगे सॉल्व। और हम सभी सवालों को सॉल्व करते समय ऐसा ही लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 156 और इसको इस प्रकार से खंडित करेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, इसका इकाई का अंक भी 6 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके साथ अब 16 हो जाएगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और ये जो 13 है, 13 भैया खुद 13 एकम 13 से चले जाएंगे। तो अब हमने देखा 156 को हमने किस प्रकार से खंडित किया है। तो 2 हमारे पास 2 बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको ऐसे भी या करके लिख देंगे। 2 हमारे पास 2 बार आया तो 2 का घात 2, 3 1 बार, 13 1 बार है और इसका भी आंसर आ चुका। अब हम बना लिए क्वेश्चन 1 का 1 और 2। अब देखेंगे 3 को। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 है हमारा
38 25। हम यहां पर भी वैसे ही लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसे खंडित कर रहे हैं, तो लिखेंगे 38 25। अगर इसका इकाई का अंक 5 है तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम 3 से सोचेंगे। तो 3 से सोचने से पहले हम सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं और देखते हैं कि वो संख्या 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 3 और 8 को हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 से ये कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर देंगे, 2 बचेगा तो ये 22 हो जाएगा। 3 सते 21, 22 में से 21 प्रयोग किया हमने, 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा तो 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा। आइए इसको भी योगफल करके देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। 3 के पहाड़े में तो 15 आता है, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 7 में से 6 को प्रयोग किया हमने, 1 जो है 15 के 5 के साथ 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से फिर कटेगा क्या, इकाई का अंक अभी भी 5 है। तो सभी को योग करके देख लेते हैं, योग अर्थात जोड़ के देख लेते हैं और ये देखेंगे कि 3 के पहाड़े में वो जो हमारा योगफल है आता है कि नहीं। तो 4 2 6 और 5 11, 3 के पहाड़ा में 11 आता नहीं है, तो हम सीधे इसको 5 से ही काटेंगे, तो 25 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 50 25 हो जाएगा। अब हम इसे 5 से काटेंगे, फिर 5 एकम 5 और 3 बचेगा, तो 7 बचे 35 और ये 17 खुद कटेगा, 17 एकम 17। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 38 25 को हमने खंडित इस प्रकार से किया है। 3 हमारे पास 2 बार आया है, तो लिख देंगे 3 का घात 2 गुना 5 हमारे पास 2 बार आया है, तो 5 का घात 2 लिख देंगे। और 17 भैया एक ही बार है, तो 17 का घात 1 लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन 1 का 1 2 और 3 प्रश्न को बनाया वो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन 4 और 5 को, तो इसे हम वाश कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन 4 को देखेंगे और लिखेंगे यहां सॉल्व कर रहे हैं 1 का 4, क्वेश्चन 1 का 4, तो 5005 है। हम यहां पर भी लिखेंगे वही बात, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार इस संख्या को खंडित करेंगे। हम यहाँ 5 से ही काट देंगे इसको, 5 एकम 5 00, फिर 5 एकम 5। और ये जो है अगर इकाई का अंक इसका देखें तो 1 है, तो 3 से तो जाएगा नहीं। अगर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 10 में से हमने 7 को प्रयोग कर लिया, 3 बचा, तो इस 0 के साथ 30 बना लेगा वो, तो 7 चौके 28, फिर 30 में से 28 प्रयोग किए, 2 बचा, तो 1 के साथ 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21 हो जाएगा। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 14 में से हमने 11 प्रयोग कर लिया, 3 बचा, तो ये 3 के साथ 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33। अब ये 13 जो है 13 एकम 13 खुद से। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 5005 को किस प्रकार से खंडित किया है। यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमने व्यक्त कर दिया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब हम क्वेश्चन 4 भी बना लिए। अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे सॉल्व। उम्मीद करते होंगे इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अर्थात हल आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन 5 को भी हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 5 है हमारा 74 29। यहाँ पर भी वही बात को लिखेंगे अभाज्य
गुणनखंड विधि से हमारी नई वाली एनसीईआरटी बुक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय का उसे हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटी मैथ का बुक में। तो हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें न्यू एनसीईआरटी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पढ़ना ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख दिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको इस प्रकार से खंडित करेंगे, लिखेंगे 74 और 29 इस प्रकार से। इसे हम कितने से काट सकते हैं? इसका इकाई का अंक अगर 9 है तो लग रहा होगा आपको 3 से काटेंगे। तो आइए इन सभी संख्याओं का योग करके देखते हैं और उसके बाद ये पता करेंगे कि ये जो हमारा योगफल आया है ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 7 4 11, 11 और 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 और 9 बताइए कितना होगा? 22 होगा। 3 के पहाड़े में तो 22 नहीं आता है। तो हम ज्यादा समय ना पास करते हुए सीधे हम बता रहे हैं ये जो कटेगा संख्या 17 से कटेगा और 17 के पहाड़े में 17 चौका 68 होगा। यहाँ पर एक रफ बॉक्स को हम यहाँ पर ऐसे समझा रहे हैं कि 74 था, 74 में से हमने 68 को प्रयोग कर लिया तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 6 बचेगा। अब ये 2 के साथ 6 62 हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। अब 17 के पहाड़े में तो 17 चौका 68 नहीं होगा, 17 तिया 51 होगा। अब फिर 62 में से हमने 51 प्रयोग कर लिया तो हमारे पास बचा 11। 11 ये 9 के साथ 119 हो जाएगा और 17 के पहाड़ा में 119 7 बार में आता है, हमने लिख दिया ऐसे। अब फिर इसे काटेंगे तो ये 19 से कटेगा और 19 दूना होता है 38। यहाँ पर फिर से देखिए कि 38 जो है तो हमने 43 में से 38 अगर प्रयोग कर लिया तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास 5 बचेगा और 5 जो है 7 के साथ इधर 57 हो जाएगा। 19 के पहाड़ा में 57 आता है 3 बार में, तो 23 बार में 23 को जब गुणा करेंगे 19 से तो 437 हम आराम से पा जाएंगे। अब ये 23 खुद कटेगा 23 एकम 23 से। हमने यहाँ पर ये देखा कि 74 और 29 का हम खंडन किस प्रकार से किया है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर रहे हैं और इसका खंड हम ऐसे किए हैं 17 गुना 19 और गुना 23 और यही संख्याएं आए हैं तो हमारा हो गया यही आंसर। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्मों के HCF अर्थात मस और LCM बोले तो लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो बहुत ही आसान है और इससे संबंधित हमने बेसिक बात को इससे पहली वाली वीडियो में किया था, वो भी अच्छे तरीका से। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व और हम सॉल्व करेंगे ये पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि 26 और 91 का 26 और 91 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है और साथ ही हमें ये बताना है, इस पर हमको जांच करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM अर्थात LHS और RHS दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो आइए जब इसे हम बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम इसे खंडित करेंगे और लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको खंडित करेंगे जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में बनाया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 26 है, 26 को इस प्रकार से करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 13 दूना 26 और 13 एकम 13 इस प्रकार से। और इसके साथ कौन संख्या है? तो हमारे साथ है 91 है। ये बताइए कितना से कटेगा?
तो ये 7 से कटेगा, 7 से ऐसे कटेगा, 7 एकम 7, तो 2 बचा, 7 तिया 21 और 13 सते 91 होता है, और 13 एकम 13 ऐसे कट गया। यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि हमने 26 को ऐसे खंडित किया है, 2 गुणा 13, और 91 को ऐसे खंडित किया है, 7 गुणा 13। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 26 और 91 का HCF अर्थात मसा। तो इसका मसा जब हम निकालेंगे तो HCF का मतलब वो होता है कि वैसी उभयनिष्ठ संख्या निम्न घात वाला जो दोनों आपको इस लाइन में भी दिखे, इस लाइन में भी दिखे। तो यहाँ पर 13 ही दिख रहा है, जो यहाँ पर भी मौजूद है, इस लाइन में भी और इस लाइन में। इसलिए हमारा ये कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ संख्या, यही 13 जो है हमारा HCF हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 26 और 91 का LCM अर्थात लसा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एलसीएम मतलब क्या होता है, उच्च घात वाला और इसके बाद सभी संख्याएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो उभयनिष्ठ संख्या, इससे पहले अगर देखें तो ये 2 सबसे पहले लिखी जाएगी, और 13 इन दोनों में से कोई एक प्रयोग एक बार होगा, उसके बाद 7 भी हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम गुना करें तो 13 सते 91 होता है, और 91 को 13 सते 91 को यदि आप 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, अर्थात यहाँ पर जो आंसर हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 182। हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात हो चुके हैं। अब हम इसे जांच करेंगे, यहां पर लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए क्या है, जांच में हम सबसे पहले सूत्र को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे सबसे पहले भैया सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। 2 संख्याएं हमारे पास कौन कौन है, तो 2 संख्याएं जो है हमारे पास वो एक तो 26 है और दूसरा 91 है। तो गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है कि कोई 2 संख्या A या B को जब हम गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें तीसरी कोई नया संख्या प्राप्त हो रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर दिए, और एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ जो हमारे पास था वो 13 आया था, और एलसीएम जो हमने निकाला था अभी वो 182 आया था। अब यहाँ पर ये देखने वाला है कि जितना गुणा करने के बाद इधर आंसर आएगा, जो भी गुणनफल प्राप्त होगा, क्या उतना ही संख्या हमें इधर प्राप्त होगा। तो इसे आइए हम गुणा करके देखते हैं रफ में, और हम यहाँ पर रफ बनाते हैं, आपको यहीं पर अच्छा से समझ में आएगा। हम अगर गुणा करें 182 को 13 से, तो गुणा करने तो 2 अंक को आता होगा, क्लास 10th में चल गए हैं, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 8 3 24, कैरी 2 हमारे पास, यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट करेंगे, फिर 2 8 1 और सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 66 आ रहा है। इधर जो आया है 23 66 आया है हमारे पास। क्या हम यदि 26 और 91 को भी गुणा करें तो क्या 23 66 ही हमें प्राप्त होगा? तो आइए इसे भी एक बॉक्स में यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। हम लिखते हैं 91 और 26, और एकदम बेसिक से सीखेंगे, इसमें कोई भी हड़बड़ी की बात नहीं है, और आप अभी से ही धीरे धीरे चीजें समझते चलेंगे तो ही आसान होगा, अन्यथा दिसंबर नवंबर में मैराथन देखकर ही एक बार में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो 1 से 6 में गुणा करते हैं तो 6 होगा, और 9 छक यहाँ पर 54 होगा, तो 54 यहाँ पर लिखा गया, और ये 2 हो जाएगा और 18 हो गया। ऐड कीजिए इसको, तो ये इधर भी देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर भी जो हमें प्राप्त हुआ है वो 2366 ही प्राप्त हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। अर्थात हमने जांच कर दिया कि भैया जो भी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होगा वही हम HCF के मान और LCM के मान को आपस में गुना करेंगे, तो जो हमको इन दोनों का गुणनफल जो प्राप्त हो रहा होगा ये इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जांच करना था। हमने प्रथम क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन का प्रथम जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने बना लिया, वो भी अच्छे तरीका से बताने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन 2 बनाएंगे, उसके बाद 3 बनाएंगे। तो इसे हम एक बार फिर से वास कर लेते हैं। तो हमने वास कर लिया है और अब हम इसे बना लिए। इसके बाद अब हम इसे बनाएंगे, क्वेश्चन 2 को बनाएंगे और इसे भी हम HCF और LCM निकालेंगे। उसके बाद हम इस सूत्र पर जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं। तो हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ये 2 को, इसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल है हमारा 510 और 92 है। तो इसे हम सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले खंडित करेंगे और ये देखेंगे कि हमको खंड जो है ये गुणनखंडों के किस प्रकार से गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम निकालेंगे 510। तो 510 को हमने यहां ऐसे लिख लिया, इसे 2 से काटेंगे, लास्ट में 0 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो आराम से 2 दूनी यहां पर हो जाएगा 4, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, ऐड करके देख लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में तो 12 आती है, 3 से आराम से कट जाएगा यहाँ पर। तो 3 8 यहाँ पर 24 हो जाएगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा। ये भैया 5 से जाएंगे, अब 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5 और 7 5 35, 17 5 85 होता है, आप जानते होंगे। 17 से फिर काट देंगे, 17 एकम 17। यहाँ पर लिखेंगे हम और, इसके साथ और भी हमारा है, युग्म है। यहाँ पर बोला है यहाँ पर दो संख्याओं का युग्म है आपको, और उसको HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद फिर आपको जांच करके बताना है ये सूत्र पर। तो लिखेंगे यहाँ पर और हमारे पास दूसरी जो संख्या है वो 92 अर्थात 92 है। तो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं खंडित करके। 2 से 4 दूनी 8 होगा, 6 दूनी 12 होगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, ये 23 तो खुद जाएगा, 23 एकम 23 से। हमने यहाँ पर इस प्रकार से खंडित किया है। यहाँ पर लिखेंगे 510 को हमको खंड किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 फिर गुणा 17 प्राप्त हुआ है। उसके बाद 92 का हमारा किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, 2 गुना 2 और गुना 23 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका HCF देखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे HCF लिखेंगे। किसका HCF निकालना है, हमको निकालना है 510 और कितना है 92 का HCF। तो कितना होगा, इसको हम ऐसे भी अगर लिखें, ऐसे भी लिखें, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और सबके पावर 1 1 दे दें। ये जो चीज है वही यहाँ है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणा 23। HCF क्या होता है, निम्न घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ जो संख्या है हमारा वो 2 है और निम्न घात वाला ये है, तो 2 का पावर 1 अर्थात हमारा जो HCF आ रहा है
वो 2 है। अब इसके बाद हम निकालेंगे 510 और 92 का एलसीएम अर्थात लसा। तो लसा निकालेंगे यहां पर उच्च घात वाला और सभी संख्याएं। तो उच्च घात हमारा कौन है, 2 के पावर 2। अब बाकी की सभी संख्याएं लिखी जाएंगी। तो इसमें से अगर लिखते हैं तो यहां लिखाएगा 3, फिर गुणा 5, फिर गुणा 17 और फिर गुणा 23। यहां पर देखते हैं हम सभी संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो 2 का पावर यहां पर हो जाएगा 4 और इसको कर लेते हैं 3 5 15 हो जाएगा और 17 गुणा 23 ऐसे कर लेते हैं हम। इन सभी संख्याओं को हम गुणा अगर करेंगे तो 23,460 एलसीएम हमें प्राप्त होगा। अब हमने 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात कर लिया है 2 और 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात कर लिया है 23,460। अब हम इसे जांच करेंगे। हमने तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। हमारी आगे की भी जो सवाल है वो ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इसे जांच करके दिखाइए। तो हम यहां पर लिखेंगे जांच। अब आ जाइए इसे जांच कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसे जांच करेंगे। तो जांच करेंगे, हमारे पास सूत्र है उससे, और लिखेंगे सूत्र से, प्यारा सा राइटिंग में लिखेंगे। और हम यहां पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन है, पहली तो संख्या 510 और दूसरी 92। तो लिखेंगे 510 गुणा यहां पर 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास कितना था, एचसीएफ हमारे पास 2 था। तो लिख देंगे एचसीएफ के स्थान पर 2 और एलसीएम हमने निकाला था 23,460। अब दोनों तरफ बराबर अगर आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने जो सवाल बनाया है और जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो सही है। तो इसे गुणा कर लेते हैं। इसे ही गुणा करना आसान होगा। तो 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। 6 दूनी यहाँ कर देंगे 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और आप इसे जब गुणा करेंगे तो इतना ही पाएंगे। तो आपको विश्वास नहीं है तो आइए एक बॉक्स में इसे भी हम देख लेते हैं कि क्या 510 को गुणा जब करेंगे हम 92 में तो क्या उतना ही आएगा। 0 नहीं है तो 0 यहाँ पर है, 0 को नहीं लेते हम। 51 और 92 को गुणा कर लेते हैं, लास्ट में 0 को सेट कर देंगे। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िए इसको, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 4 होगा, यहाँ तो 510 था ना, हम भी 0 लगाएंगे तो 46,920। तो इधर भी आया हमें 46,920 अर्थात दोनों पक्ष LHS बराबर है RHS के। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो भैया सही है। अगर गलत रहता तो दोनों इक्वल नहीं आते। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन 2 का ये 2 भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे वाश करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को बना लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को देखेंगे। दूसरा सवाल का क्वेश्चन 3 है और 3 क्वेश्चन है हमारा 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले इसको खंडित करेंगे। 336 जो है हमारा, इसको तो हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब यहां पर
3 है तो 2 प्रयोग कर लिया तो एक इसके पास इधर आगे खड़ा हो गया होगा, ऐसा सोचना है। तो ये 13 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर एक बचा तो 2 अठे 16 इधर हो जाएगा। ये फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से आप इसे काट सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर इसे 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 7 एकम 7। यहां पर इसके साथ एक और भी संख्या है, वो है 54। 54 को काटेंगे, 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27, ये 3 से फिर कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि 336 को इस प्रकार से हमने खंडित किया है। 2 हमारे पास है, 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 गुणा में 4 बार है, तो 2 के पावर 4 और गुणा 3 एक बार है और 7 एक बार है। अब हम 54 को इस प्रकार से खंडित किए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। 2 हमारे पास एक बार है और 3 हमारे पास 3 बार है। अब हम नीचे यदि लिखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे यहां लिखते हैं कि इसका आखिर एचसीएफ हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं 336 और 54 का एचसीएफ सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने का विधि हम पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं कि निम्न घात वाला और उभयनिष्ठ संख्या, इसमें उभयनिष्ठ संख्या कौन है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, लेकिन इनमें से भी, इन उभयनिष्ठ संख्याओं में से भी निम्न घात वाला संख्या को लेंगे। तो यहां से 2 के पावर 1 लेंगे और 3 के पावर 1 लेंगे, तो लिखेंगे 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब हम यहां पर लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम, हमने तो एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम उच्च घात वाला और उसके बाद सभी संख्याओं को गुणा में हम लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 है उच्च घात वाला, तो लिख देंगे 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 3 होगा, ये उच्च घात वाला है, और बाकी की सभी संख्याएं, तो बाकी की सभी संख्या हमारे पास एक साथ ही है, तो 7 लिख देते हैं। अब इसे हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा उत्तर कि 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 के पावर 9 का मतलब यानी 3 का घन 27 होता है क्यूब, और इसको हम यहाँ पर ऐसे 7 है, 7 को लिख दिए। यदि आप इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे 16 27 को अगर इस तरह से हम यहाँ पर एक रफ बॉक्स को बना रहे हैं, 16 और 27 को आप अगर गुणा करते हैं तो 6 सत्ते 42, 7 और 4 11, 6 दूनी 12 और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 3 4 432, 432 को फिर 7 से गुणा यदि आप कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 3 सत्ते 21 22, 2 7 चौक 28 और 2 30, हमारे पास जो यहाँ आएगा वो 30 और 24 एलसीएम प्राप्त होगा। अब हमारे पास जो 336 और 54 का जो एचसीएफ और एलसीएम जो प्राप्त हो चुका है, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 30 24, 3024 है। अब हम इसे जांच करेंगे, लिखेंगे जांच, और जांच कैसे करेंगे, जांच करने का भी तो उपाय है, सूत्र है हमारे पास, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र है। पहली संख्या कौन है,
तो पहली संख्या हमारे पास 336 है, लिख देंगे 336 गुना दूसरी संख्या 54 है बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ है हमारे पास 6 और एलसीएम है हमारे पास 3024। हम इसे गुणा कर लेते हैं, गुणा करते हैं, 4 छक्के यहां पर हो जाएगा 24, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। यहां पर लिखा जाएगा इस प्रकार से 6 3 18। यहां पर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि दो सवालों को हमने अभी तक बनाया उन सभी में इक्वल आया है दोनों तरफ, आप इसे आराम से करके देख लीजिएगा गुणा, इधर भी आपको 18 1 44 ही प्राप्त हो रहा होगा। अर्थात हम लिखेंगे कि यहां भी LHS जो है वो इक्वल है RHS का। अर्थात हमने ये प्रूव कर दिया, जांच कर दिया कि हमने जो 336 और 54 का जो HCF और LCM निकाला है वो भैया सही निकाला है। और इसीलिए हम यहाँ जांच में हमको पता चला कि जितना पहली संख्या को गुणा करने पर दूसरी संख्या के साथ जो हमको गुणनफल प्राप्त हुआ, वही HCF को LCM के साथ गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अब इसे हम एक बार फिर से वास करते हैं और क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। तो इसे हम एक बार वास कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यदि आपसे हम ये पूछ लेंगे पूर्णांक से संबंधित कि बताइए पूर्णांक अर्थात इंटीजर, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर, आप बता सकते हैं। हमने इसीलिए पहले प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 को बनाने से पहले तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में बात किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पीछे वाली हमारे जो वीडियो है उसको अच्छे से आप देखे होंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम प्रश्न 3 देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सवाल है इसको हम आइए सॉल्व करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। और प्रथम सवाल को हम यहाँ पर बना रहे हैं, प्रथम सवाल को, और लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम सबसे पहले 12 को खंडित करेंगे और लिखेंगे, यहां से ये एक हटा देते हैं, ये तो इसके सीध में है ही। तो हम 12 को इस प्रकार से लिखेंगे और 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कॉमा लगाएंगे। दूसरी संख्या है 15, इसको भी खंडित करेंगे 3 से, 3 पचे 15 और ये 5 एकम 5। और तीसरी संख्या है इसके साथ में हमारा, ये 21 21, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और ये 7 7 एकम 7। अगर इसे हम देखें कि 12 को हमने किस प्रकार खंडित किया, तो 2 गुना 2 गुना 3। 15 को यहां पर इस प्रकार से खंडित किए हैं, 3 गुना 5। यहां पर 21 को हम इस प्रकार से खंडित किए हैं, 3 गुना 7। यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 के पावर हम यहाँ 2 लिख सकते हैं और गुणा 3 के पावर 1। इन सभी को अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। 3 1 है तो 3 के पावर 1, 7 1 है तो 7 का पावर 1। HCF है यहाँ पर हम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का, 12 15 और 21 का। तो HCF जो है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21 का HCF अर्थात मसा। तो यहाँ पर मसा हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या होगा, कौन सी संख्या है जो तीनों में आपको मौजूद दिखाई दे रही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और निम्न घात वाला, तो ये भी निम्न है, 3 है और 3 का पावर 1 है, तीनों में घात समान है।
तो कोई एक भी ले लेते हैं उभयनिष्ठ संख्या। 3 के पावर 1 अर्थात 3 हो गया हमारा HCF। अब हम फिर 12, 15 और 21 का एलसीएम बताएंगे। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ पर एलसीएम का नियम यह है कि उच्च घात वाला और उच्च घात वाला के साथ सभी संख्याएं गुणा में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 का पावर 2 है, तो ये तो सबसे पहले लिखाएगा ही 2 का पावर 2 गुना, ये तीनों में से एक बार 3 का प्रयोग होगा। इस लाइन में से ले लिए तो ये तीनों एक बार तीनों के लिए प्रयोग कर लिए। अब 5 बचा हमारे पास, 5 लिख दिए, 7 बचा, 7 को लिख दिए। सभी को हम गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 हो जाएगा यहाँ। और 4 से एक बार इसको ऐसे कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 से गुणा कर देंगे 5 में, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से 7 में गुणा करा देंगे तो 3 सत्ते 21 होगा। अब गुणा कराने में अच्छा होगा, 21 दूना 42 होता है, इसके लास्ट में 0 है, आप भी लगा दीजिए। आप HCF और LCM दोनों ज्ञात कर चुके। तो ये हो गया हमारा HCF का आंसर और ये हो गया हमारा LCM। तो HCF और LCM हम दोनों निकाल दिए। हमने तीसरा का प्रथम सवाल को बना लिया। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल को और यहाँ पर भी लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व में वही बात को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सीधे खंडित करते हैं 17 को और लिखते हैं यहाँ पर 17। 17 को अगर देखें तो 17 खुद जाएगा, 17 एकम 17। अब बताइए, ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का हम डिफिनेशन पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, तो ये अभाज्य संख्या है। इसके साथ जिद करना ही बेकार है। ये देखा जाए तो एक हिसाब से तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। तो इसको आइए एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा। इसको 23 के अगर आप इसको ऐसे करें तो ये 23 से कम 23 खुदे जाएगा, और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो ये 29 एकम 29 ही जाएगा। यदि यहां पर देखा जाए तो 17 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 17 को 17 ऐसे लिख सकते हैं, 17 है तो 17 ही लिख सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 17 को ऐसे लिख लेते हैं एक बार के लिए, 17 गुणा 1, 17 से 1 में गुणा करेंगे तो 17 ही होगा। ये दोनों तरफ इक्वल है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 और 23 गुणा 1, फिर लिखेंगे 29 और 29 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर HCF देखेंगे इन तीनों संख्याओं का, 17, 23 और 29 का। तो इसमें कोई भी संख्या मौजूद नहीं है, और जब कोई भी संख्या मौजूद नहीं है तो आप HCF के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं होगा। अब यहाँ पर यही 17, 23 और 29 का हम LCM बोले, LCM, तो LCM हो जाएगा इन्हीं संख्याओं का गुणनफल। तो 17 गुणा 23 और गुणा 29, और अगर इन सभी संख्याओं को हम अगर गुणा करते हैं तो 11,339 प्राप्त होगा। हमने दूसरा सवाल का भी HCF और LCM को अच्छा से बता दिया। हम यहाँ पर फिर इससे भी सॉल्व करेंगे, और हम बार बार बोल रहे हैं, जैसा हमने यहाँ नहीं लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा। लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब है यहाँ पर सबसे पहले हम खंडित करेंगे 8 को। तो 8 को इस तरह से करेंगे हम, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कोमा लगाएंगे। दूसरी संख्या 9 है, इसको करेंगे 3 से, 3 तिया 9
और 3 एकम 3 और तीसरी संख्या भी है। कितना है? 25 है। तो 25 को करेंगे 50 25 और खुद 5 जाएगा, 5 एकम 5। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से खंडित किया है। 8 को जब हम खंडित किए तो 2 गुना 2 गुना 2 प्राप्त हुआ। फिर 9 को हमने खंडित किया तो 3 गुना 3 प्राप्त हुआ। फिर हमने 25 को खंडित किया तो 5 गुना 5 प्राप्त हुआ। यहां पर हम इन सभी संख्याओं का अगर एचसीएफ बोले कि 8 और 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, तो हम सीधे लिखते हैं एचसीएफ। इन्हीं तीनों संख्याओं का एचसीएफ लिख रहे हैं। तो उभयनिष्ठ संख्या वो भी निम्न घात वाला के साथ, तो 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इन दोनों में 3 नहीं है, 5 इसमें, इन दोनों में 5 नहीं है, तो इसका भी जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अब इसका हम एलसीएम बोले, एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा, यहां पर 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुना 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 2 बार है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, अर्थात 5 का घात 2। इसको अगर आप सरल करेंगे तो 2 का घन अर्थात 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप जब गुना करेंगे तो 25 अठे 200 होगा, और 200 को 9 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे 1800। यहां पर भी हमने एचसीएफ को निकाला 1 और एलसीएम निकला 1800। हमारी जो तीसरी सवाल भी जो था ये भी खत्म हो चुका, और हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चौथे सवाल की ओर चलेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से वो सवाल बहुत भी आई है, तो इसे हम वास कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन 4 को हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के हिसाब से वीवीआई है। इसे अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो क्वेश्चन 4 है, आप देख सकते हैं कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो आपको ज्ञात करना है कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो ये सवाल वीवीआई है, आप इसे अच्छे से सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छे ढंग से, बिल्कुल आसान तरीका के साथ सॉल्व। हमें यहां सबसे पहले इस सवाल में क्या दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो हमें दिया है एचसीएफ कितना कितना का 306 और 657 का दिया हुआ है 9, और हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो हमें एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं का ज्ञात करके बताना है कि कितना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले सूत्र, और लिखेंगे सूत्र से। सूत्र हम यहां पर क्या लगाएंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है हमारे पास, पहली संख्या तो है 306 और दूसरी संख्या है 657। हम यहां पर लिख लिए। एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 9, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यहां पर याद रहे 306 गुना 657 है, वो इधर ही रहेगा, एलसीएम के साथ 9 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, और जिसका मान निकालना हो उसे हम रखते हैं अकेला रखते हैं। तो एलसीएम भैया अकेला है, क्योंकि इन्हीं का हमें मान ज्ञात करना है। आप 6 से इसे काट दे या 9 से यहाँ 9 है ना, तो 9 से आप इसे काट दे या इसे काट दे, कटेगा दोनों। तो इसे 9 से काटते हैं इसे, और 9 के पहाड़ा पढ़ते हैं
9 6 54 9 7 63, 7 बार में 63, 2 बचा तो 7 के साथ 27, 9 तिया 27, अर्थात 73 बार में कट गया। अब LCM जो है वो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो हम 306 को गुणा करा लेंगे 73 के साथ इस प्रकार से, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 6 सत्ते 42, यहाँ पर कैरी हमारे पास 4 होगा तो 4 तो यहाँ लिखा जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्राप्त हुआ, 22,338, 22,338, और यही हो गया हमारा LCM। एक बार फिर से बताते हैं, ये हमने जो यहाँ पर किया है वो गुना किया है इन दोनों संख्याओं को। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। हम पहले सवाल को पढ़ें और समझें कि 306 और 657 का LCM 9 है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। हम अगर खंडित करके निकालते रहेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हमने एक सूत्र का प्रयोग किया और हम सबसे पहले सॉल्व में लिखा कि हमें दिया क्या था। तो हमें दिया है LCM 306 और 657 का 9 था, LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का निकालना था। तो सूत्र लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, और दो संख्या कौन, 306 और 657। फिर बराबर लगाया, HCF 9 था, 9 यहाँ इसके स्थान पर रख दिया, गुणा LCM निकालना था, इसे अकेला रहने दिया। LCM के साथ 9 गुना में था, इधर आ गया भागा में, 9 से हम काट दिए 657 को 73 बार में, 306 को जब हम 73 से गुणा किए तो 22,338 प्राप्त हुआ, और यही हमारा LCM हो गया। बताइए समझ में आया या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम इसे वॉश करते हैं और क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 5 को देखेंगे, और क्वेश्चन 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। याद रखना है, ये भी सवाल जो है ये VVI सवाल है, ये भी 2-3 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पर संख्या 6 टू दी पावर n है, तो इसके स्थान पर अगर सवाल चेंज करे तो यहाँ पर 8 के पावर n दे सकता है, या यहाँ पर आपको 4 के पावर n दे सकता है, या यहाँ पर 12 के पावर n दे सकता है। तो इन्हीं प्रकार के संख्याएं आपको दे सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमको अगर इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम आराम से इस सवाल को बना पाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इस सवाल को बनाने के लिए सॉल्व, SOLVE अर्थात हल। यहाँ पर एक बात को देखिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर यदि आप n बराबर प्राकृत संख्या कह रहे हैं तो प्राकृत संख्या क्या है, पिछले वाले वीडियो में आप अगर अच्छे से देखे होंगे तमाम प्रकार के संख्याओं के बारे में, तो सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और इसी प्रकार से हम अनंत तक लिख सकते हैं। यह है अगर 6 टू दी पावर n है तो n के स्थान पर हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पर 6 ही होगा, 6 के पावर 2 कर दिए तो 36 होगा, यहाँ पर 6 के पावर हम 3 कर दिए तो यहाँ पर 216 होगा। इसी प्रकार से हम अगर करते जाए 6 टू दी पावर n तक, तो हमको इकाई का अंक शून्य प्राप्त नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन संख्याओं में इकाई का अंक शून्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये एक बेसिक बात है, आप इसे ऐसे ही कॉपी में उतार सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n अंक जो है क्या ये शून्य पर समाप्त होगा। तो इसके बारे में हम लिखते हैं 6 टू दी पावर n बराबर, हम 6 को खंडित करेंगे तो 2 गुना 3 और इसका पावर n है अर्थात घात n है, तो n ही लिख देंगे हम। यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में 6 के घात n के गुणनखंड में केवल 2
और 3 है, कॉमा 5 नहीं है। किसके साथ 5 नहीं है? 2 के साथ। अगर 2 के साथ 5 होता तो हम बोल सकते थे कि इसका जो अंक है, आखिरी अंक हमें शून्य प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर इसके 2 के साथ 3 है, लेकिन 2 के साथ हमारे पास 5 नहीं है, तो इसका आखिरी अंक हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो हमने इसी बात को यहां लिखा है कि 6 का घात n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है। किसके साथ 5 नहीं है? तो 2 के साथ। तो लिखेंगे यहां पर एक बार फिर से, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। यहां पर हमने क्वेश्चन 5 को भी अच्छे से समझ लिया कि यहां पर हमारा सवाल था, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमने देखा कि 6 टू दी पावर n ये अर्थात 6 का घात n बराबर, इसको जब हमने खंडित किया तो इस प्रकार से पाया। तो यहाँ पर देखा हमने, हम पहले से जानते हैं कि यदि किसी संख्या को शून्य होना है तो उस गुणनखंड में, उस कॉलम में 2 और 5 कहीं भी गुणा में है, तो हमें जो भी उस संख्या का गुणनफल प्राप्त हो रहा होगा उसका इकाई का अंक हमें शून्य जरूर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने ये इसको लिखा है डिस्कस करके अच्छा से कि 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं। इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 गुने 5 का होना अति आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम इसे वास करते हैं और क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या कब होगा? इसीलिए हम प्रश्न वाले 1.1 को बनाने से पहले इससे संबंधित तमाम प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप भाज्य संख्या के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे कि भाज्य संख्या आखिर किसे कहते हैं, तो आप इस सवाल को अच्छे से बना पाएंगे। तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए इन दोनों सवालों को हम यहां पर सॉल्व करते हैं और लिखते हैं सॉल्व। लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसको सबसे पहले हम थोड़ा हल कर लेते हैं और यहां पर देखें तो 13 हमारे पास कॉमन है, ये निकल कर आ जाएगा बाहर। तो यहां पर बचेगा 7 गुना 11, 13 तो हो गया बाहर, यहां से प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 13 एकम 13। अब इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करें तो 13 यहां पर कुछ नहीं तो गुना ही होगा, 11 सत्ते 77 और 1 को जोड़ लेंगे तो 78 हो जाएगा हमारे पास। और इसे हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 और 78 को जब हम गुना करा रहे होंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 1014 और 1014 को भी आप अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से खंडित करें
तो आप पाएंगे कि इसका भी खंडन जो है वो 2 संख्याओं से अधिक इसका खंडन हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, हम ऐसे ही कर देते हैं, 13 गुना 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 39। अब यहां पर लिखेंगे दी हुई संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या होगा। क्यों भाज्य संख्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भाज्य संख्या हमें यही पूछ रहा है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया कि जब इन सभी संख्याओं को हम यहाँ पर सॉल्व किए तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अगर आप चाहें तो 13 और 78 को गुना करेंगे तो 1014 प्राप्त होगा। फिर आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसे हल करेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड पाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसी तरह से हल कर दिया ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। 78 को हम यहाँ 39 गुने 2 भी कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और कैरी हमारे पास 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब ये इसको अच्छा से लिखकर बताएंगे कि दी हुई संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब इसे लिखेंगे और 7 गुने 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 है, और इसे भी बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम एक बार देखते हैं, 5 जो है हमारा ये कॉमन संख्या हो जाएगा, तो 5 को निकाल लेते हैं बाहर और 7 बच जाएगा। 6 गुणा 5 तो बाहर है, 4 लिखाएगा, 3 गुना 2 गुणा 1 प्लस 5 तो बाहर है तो 5 कम 5। अब इसको लिखेंगे हम 5 गुना, यहाँ पर गुना का ही चिन्ह है तो 7 छक यहाँ कर लेते हैं, 42 हो जाता है, और 4 तिया 12 और 2 कर देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा हमारे पास, और 1 हमें ऐड करने के लिए है। तो एक बार फिर से इसको ऐसे लिखेंगे, 5 गुना, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें 1008 प्राप्त होगा, और इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो अब हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, 5 गुना 1009, और 2 इसके गुणनखंड हमें अच्छे से प्राप्त यहाँ पर हो गए। तो हम ये 1 के पहाड़े में जो भी संख्या हमको प्राप्त हो रहा होगा इसको गुणा करने पर, वो तो 1 के पहाड़े में भी आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ 2 से अधिक इसके भी गुणनखंड हो गए हमारे पास, तो अब इसके लिए भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसी प्रकार से शब्दों में इसको डिस्कस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे, अतः दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। यहां पर हम लिखेंगे दी हुई संख्याएं तो अच्छा होगा, दी हुई संख्याएं एक भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। हमें क्वेश्चन 6 में यह पूछ रहा था कि व्याख्या कीजिए कि
इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने इसे अच्छे से सॉल्व करके बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम अब क्वेश्चन 6 को भी वास कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 हमारा बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटे सा निकल कर आएगा। क्वेश्चन 7 है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इतना बड़ा सवाल है, पर इसका आंसर बहुत छोटू सा निकल कर आएगा। तो हम लिखेंगे इसे सॉल्व और इसे अच्छे से हम समझेंगे। हमारा सवाल जो ये है कि एक वृत्ताकार पथ है, तो हम सबसे पहले एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। और वृत्ताकार पथ है तो ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से अंदर में ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो है सोनिया एस और एक है हमारे पास रवि अर्थात आर। ये दोनों इसी प्रारंभिक बिंदु से इसमें रनिंग करना, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों आखिर ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये दोनों फिर एक ही बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहां से ध्यान देने वाला ये बात है कि आप अगर देखें कि हमारे पास एक है सोनिया है और एक है रवि। तो इन दोनों को अगर हम देखें, अगर इन दोनों ने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, अगर पहला राउंड में दौड़ते हैं तो सोनिया को यहां पर लगता है, सोनिया को लगेगा 18 मिनट, दूसरा राउंड में 36 और तीसरा राउंड में 54 मिनट लग जाएंगे। रवि को पहला राउंड क्लियर करने में 12 मिनट, तो दूसरा में 24 और तीसरा राउंड को 36 मिनट में क्लियर कर देगा। आप यहाँ पर यह बात को समझ पा रहे होंगे कि आखिर सोनिया 18 मिनट ले रही है इस पूरे सर्कल को घूमने में और रवि 12 मिनट में पूरे चक्कर को घूम जा रहा है। तो साफ बात है कि रवि का स्पीड ज्यादा होगा। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारा जो भी आंसर आने वाला है ये दोनों संख्याओं से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 18 और 12 ये तो संभव नहीं है कि दोनों 18 या 12 में एक ऐसा समय आएगा कि फिर ये दोनों मिल जाएंगे। तो हमारा जो भी आंसर आने वाला है ये 18 और 12 मिनट से ज्यादा ही आएगा। तो ऐसे सवालों में हम अक्सर एलसीएम ज्ञात कर रहे होते हैं। तो इन सवाल को पढ़कर हमें यह समझ में आया कि आखिर इन दोनों संख्याओं का यदि हम एलसीएम निकाल देते हैं तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी अच्छे से देख रहे हैं कि सोनिया पहला राउंड में 18, दूसरा में 36, तीसरा में 54 मिनट ले रही है। रवि 12, दूसरा में 24 और तीसरा में 36। यहाँ पर यह ध्यान देने वाला बात है कि सोनिया का दूसरा चक्कर होगा, लेकिन रवि का तीसरा चक्कर हो जाएगा 36 मिनट में। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य कितना कितना का, तो 18 है हमारे पास और 12 है। इन दोनों संख्याओं का हम यदि एलसीएम ज्ञात कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको यहाँ पर गुणनखंडित कर लेंगे और लिखेंगे 18 और 18 का हम इस प्रकार से खंडन करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 होगा। या करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अकेला है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा और 3 2 है तो 3 का घात 2 हो जाएगा। दूसरी संख्या है 12 और 12 को इस प्रकार से हम खंडित करेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12।
तो या करके हम ऐसे भी लिखेंगे, 2 हमारे पास 2 बार आया है तो 2 का घात 2 हो जाएगा। 3 हमारे पास एक ही है तो 3 एकम या 3 का घात 1 लिख देंगे, अर्थात 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के बारे में हमने अच्छा से बताया था कि उच्च घात वाला और सभी संख्याएं। तो यहाँ पर देखें कि उच्च घात वाला, अगर इन दोनों में देखें तो उच्च घात वाला हमारा ये 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे 2 का घात 2 गुणा, ये दोनों में से उच्च घात वाला हमारे पास 3 का पावर 2 है तो हम 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब इसे हम ऐसे कर लेंगे सॉल्व, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल के रूप में हमें 36 प्राप्त होगा। तो अब इसे थोड़ा शब्दों में लिखेंगे 36 तो लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः, मतलब फिर से पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ प्रश्नवाली 1.1 को बना रहे हैं, और हमारा जो है प्रश्नवाली 1.1 के सभी सवाल सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट करते हुए सीखेंगे, ताकि बीतते समय हमें जो भी क्लास 10th का पढ़ाई है वो हमें भारी ना लगे। तो अभी से ही ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नोट बनाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ाया आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये भी सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा और बाकी के सभी सवाल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, और आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा पढ़ाने का तरीका, तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें, ताकि आने वाला बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे से अंक पा सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक, सभी को धन्यवाद।